हेलो एवरीवन। सो आई एम सॉरी इतने दिन बाद इसमें मैंने यहाँ पर एक्टिव हुआ हूँ क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो अब सॉर्ट आउट हो गए हैं काफ़ी सारे। तो आई एम विल ट्राई टू बी रेगुलर। सो एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। 15 फरवरी को ही आया था, द मिथ ऑफ द ट्रिकल डाउन। और इसमें एक फॉर्मर प्लानिंग कमीशन के मेंबर है अरुण मेहरा, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। सो इस आर्टिकल के रिलेटेड ना केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट बल्कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट और पॉलिटिक्स से रिलेटेड और किन किन अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो हमें उससे कैसे लिखना है, इस बारे में हम इसको अच्छे से डिटेल से करेंगे और बहुत ही ब्रीफली करेंगे, कोशिश करेंगे। सो ये कुछ मैंने पहले से कुछ लिख के रखा है ताकि इस आर्टिकल में जो जो मेन पॉइंट्स है ताकि मैं उनको भूल ना जाऊं। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं मिथ ऑफ ट्रिकल डाउन। सो व्हाट डज वी मीन बाय ट्रिकल डाउन? फर्स्ट सो ट्रिकल डाउन इफेक्ट काफी कॉमन टर्म है इकोनॉमिक्स में। सबसे पहले जब हम इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1991 का इंडिया में पढ़ते हैं तो उस समय ट्रिकल डाउन इफेक्ट थ्योरी आता है। इसका सिंपल से सिंपल मतलब ये होता है कि बिग बिजनेसेस को, कॉरपोरेट्स को जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अगर वे कमाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जब वो पैसा कमाएंगे तो उसका ट्रिकल डाउन का मतलब ये होता है कि बड़े बिजनेसेस को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देना। किस तरह का बेनिफिट्स, उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि वे इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट होगा तो ये जो पैसा है वो रिस्क कर है ना, रिस्क का मतलब ट्रिकल होके किनके पास आएगा? पुअर्स के पास आएगा, कॉमन कंज्यूमर्स के पास आएगा। इट मीन्स दैट फाइनेंशियल बेनिफिट्स गिवन टू बिग बिजनेसेस विल इन टर्न पास डाउन टू स्मॉलर बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स, जो कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, जो आम आदमी हैं। तो अगर किस तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है तो इंडिया में आपको याद है 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स को कट कर दिया गया था, है ना। फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो होते हैं उनमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सारा मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वहां पर भी काफी कम टैक्स रेट होते हैं प्रोडक्ट्स जो वहां पर बनते हैं। प्लस में वहां लैंड भी कम दाम में मिलते हैं इंडस्ट्रीज को, इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी चीजें। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का काम ही ये था जो हम लोग सेस के बारे में पढ़ते हैं। और सेस पर तो एथिक्स में ये हमारा इशू भी आता है, एथिकल इशू भी आता है, इस पर क्वेश्चन भी आया था पेपर 4 में। फिर पीएलआईस के बारे में बात हो रही है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव जो है, तो ये भी एक तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट्स ही है बिग बिजनेसेस को। सो आई होप कि ये एक छोटा सा चीज था ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इस आर्टिकल में मैंने क्या कहा है, अरुण मेहरा ने कहा है कि ये जो ट्रिकल डाउन का जो थ्योरी है ये फेल हो चुका है और अब एक नए सिरे से जो हमारे इंडिया को एक नए सिरे से इकोनॉमिक पॉलिसी की जरूरत है, ना कि किसी और के जो वाशिंगटन या फिर जो हमारा ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है और जो ट्रिकल डाउन की जो पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है। और जो वेल्थ इनइक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ रहा है। तो उसके बढ़ने से अगर हम देखें एक चीज़, उस वेल्थ इनइक्वालिटी जो कि अभी हाल ही में बजट हुआ था तो पार्लियामेंट में जो सेशन हुआ था तो काफ़ी इस पर डिबेट हुआ था कि वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ रही है। तो वेल्थ इनइक्वालिटी के बढ़ने से क्या क्या उससे प्रॉब्लम हो सकता है? तो आपको पता है कि प्रीएम्बल में 3 तरह के जस्टिस की बात की गई है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो अगर वेल्थ इनइक्वालिटी बढ़ता है, अगर प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनकम इनइक्वालिटी बढ़ती है ना, तीनों तरह की इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो मटेरियल रिसोर्सेज की इनइक्वालिटी, तो उसके चलते इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ेगी जो कि प्रीएम्बल के अगेंस्ट है। फिर डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 भी तो इसी को लेकर बात करते हैं ना। आर्टिकल 38 भी इसी तीनों तरह के जस्टिस की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और आर्टिकल 39 कहता है कि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर उसके बाद ये भी कहता है आर्टिकल 39 कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमन गुड, हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो इक्वालिटी पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो वो जितना धन है वो केवल ऊपर जो लोग हैं उन्हीं के पास हो। तो ये आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39 बहुत इंपॉर्टेंट डीपीएसपी हैं जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के प्रिवेंशन की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ इनकम की बात करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, कुछ है हैंड्स में। तो प्रीएम्बल, डीपीएसपी, फिर इस पर एथिकल इशू भी कंसर्न है कि वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या होगा अगर ये वेल्थ केवल एक्यूमुलेट होते जाएगा केवल अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो कुछ लोग हैं उन्हीं के पास। तो एथिकल इशू इन्वॉल्व है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का क्या होगा? और इस आंसर में आप ये लिख सकते हो, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को साइड कर सकते हो और ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट को भी साइड कर सकते हो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा।
पेपर 3 में। तो अब आते हैं कि इस आर्टिकल में मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो आर्टिकल में मेन पॉइंट्स ये हैं कि स्पेंडिंग ऑन, यहाँ पर राइटर ने लिखा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, जो गति शक्ति प्लान है, जो हमारा लाखों करोड़ रुपए का जो रोड मैप बनाया गया है वो तो ठीक है, रेलवेज, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, जो भी बनाना है रोड्स, लेकिन सोशल, हमारा हेल्थ का क्या, एजुकेशन का क्या, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का क्या। जैसे मनरेगा में आपको पता है कि 73,000 करोड़ ही कर दिया गया है, फिगर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले से कम कर दिया गया, 98,000 करोड़ था। ओके, ये भी कम पड़ गया था पिछले साल, क्योंकि पैंडेमिक के चलते मनरेगा का डिमांड बढ़ गया था, और अभी भी डिमांड में फिर भी मनरेगा के बजट को कम कर दिया गया है। हेल्थ एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी पैंडेमिक आने के बावजूद भी कुछ ज़्यादा बढ़त नहीं देखा गया। वे बात कर रहे हैं कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन का, सोशल सिक्योरिटी स्कीम का क्या होगा। बिकॉज अल्टीमेटली जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है वही तो हमारा मेन एसेट है। हमारा सब इंडिया का वेल्थ क्या है, हमारा ह्यूमन कैपिटल, हमारा ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल हमारा मेन वेल्थ है। अगर उसे प्रॉपर हेल्थ एजुकेशन सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिला तो ये डिजास्टर होगा। और जो हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसका सही यूज नहीं किया गया तो ये एक डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी बात बार बार आर्टिकल्स में होती है, हम लोग देखते हैं। फिर गांधी जी का इस पे क्या कहना है वेल्थ एक्यूमुलेशन पे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथिक्स 4 के भी चलते हैं। गांधी जी ने कहा था कि वे वेल्थ क्रिएशन के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन वर्कर्स और वेलफेयर के कॉस्ट पर, उनकी कीमत पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वेलफेयर स्कीम पे जो सरकार का जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाए और वेल्थ क्रिएशन होता रहे, ऐसा नहीं था। प्लस में गांधी जी ये भी कहते थे कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं, वे, उनके पास जो वेल्थ है उस वेल्थ का एक्सक्लूसिव राइट उनके पास नहीं है, वे केवल ट्रस्टी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी कैपिटलिस्ट हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े, उनके पास जो ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ है वे केवल उनके ट्रस्टी हैं, ना कि उस वेल्थ का एक्सक्लूसिव राइट उनके पास है। ये चीज तो गांधी जी का हर चीज में लाना तो काफी अच्छा चीज है। फिर प्रॉब्लम क्या है, डिमांड साइड में प्रॉब्लम है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है। 84% हाउस होल्ड ऑफ इंडिया का जो इनकम है वो घटा है, जो सर्वे में बताया गया था। तो इसका मतलब डिमांड साइड में प्रॉब्लम है, अगर ठीक ना। लेकिन जो गवर्नमेंट हो क्या करिए, सप्लाई साइड को फिक्स करने में लगे, बिग बिजनेसेस को फायदा पहुंचाने में लगे, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है। फिर ऑथर ने दो राइटर्स का यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, पीटर गॉडमैन और थॉमस पिकेटी। थॉमस पिकेटी को हम लोग इसलिए भी जानते हैं क्योंकि उनकी एक बहुत अच्छी बुक है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट में भी इनका नाम था, इन्होंने कंपाइल करने में मदद की थी। तो पीटर गॉडमैन ने अपने बुक डावोस मैन में क्या लिखा है कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, डावोस मैन में क्या लिखा कि जो ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के बाद, उसके पास दो वेल्दिएस्ट पीपल थे, जो सबसे अमीर लोग थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जैसे इंडिया में इकोनॉमिक पॉलिसी को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, और जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनी वो उन्हीं के फेवर में बनी, इसलिए जो वेल्दियर थे उनके पास और वेल्थ आता गया। ये पीटर गॉडमैन ने लिखा। थॉमस पिकेटी ने अपनी बुक कैपिटल एंड आइडियोलॉजी में क्या लिखा कि जब से ये इकोनॉमिक रिफॉर्म या फिर आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन हुआ है और हाइपर फाइनेंशियल और डीरेगुलेशन ऑफ कैपिटलिज्म हुआ है, तब से क्या हुआ कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सोशल रिफॉर्म में घट गया है। बताया था ना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सिक्योरिटी स्कीम में एक्सपेंडिचर क्या हुआ है, घट गया है। और इनकम इनक्वालिटी बहुत बुरी तरह बढ़ा है। इनकम इनक्वालिटी आपको याद होगा, इनकम इनक्वालिटी के लिए किस कर्व का यूज करते हैं, लॉरेंज कर्व का, या फिर किसी कर्व का यूज करते हैं इनकम इनक्वालिटी के मेजर करने के लिए। और फिर आगे लिखते हैं थॉमस पिकेटी अपनी बुक में, व्हेन इनक्वालिटी इंक्रीजेस इनटॉलरेबली गवर्नमेंट डिवाइड टू रूल एंड परसिक्यूशन ऑफ माइनॉरिटी इंक्रीजेस विद पॉलिटिक्स ऑफ नेशनलिटी। तो जब इनक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अपनाती है, और माइनॉरिटी के प्रोसिक्यूशन बढ़ता है विथ इंक्रीज इन पॉलिटिक्स ऑफ नेशनल आइडेंटिटी, जो कि इंडिया में दिख भी रहा है। और थॉमस पिकेटी की बुक काफ़ी, मैंने उसको डाउनलोड तो किया था लेकिन पढ़ा नहीं था, क्योंकि बहुत उसमें उतना मुझे टाइम नहीं मिला था। लेकिन ये कैपिटल आइडियोलॉजी इनकी बुक इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी पर बहुत ही अच्छी उन्होंने बुक लिखी है।
फिर आगे उन्होंने क्या लिखा है कि ऑथर ने लिखा है कि ये जो डीरेगुलेटेड कैपिटलिज्म है, अरुण मेहरा ने लिखा कि डीरेगुलेटेड कैपिटलिज्म है, इसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। और ये जो हाइपर फाइनेंशियल मार्केट है, इसको भी, ये दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। वरना अगर ऐसा होते रहा तो जो वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं वे तो और भी वनरेबल हो जाएंगे। अभी तो पैंडेमिक आया तो हमने देखा कि किस तरह मास माइग्रेशन हुआ, है ना। 1947 के बाद सबसे बड़ा मास माइग्रेशन हुआ लोगों का, ये पैंडेमिक के समय जो लेबरर्स थे। तो इसमें तो वेल्थियर पीपल का कोई प्रॉब्लम नहीं था, कई तो वेल्दी पीपल तो अलग अलग विदेशों में भी चले गए। लेकिन जो लोग जिनके पास नहीं है कुछ पैसा, उनका क्या होगा। तो ये बहुत ही एक ह्यूमन राइट्स का भी इशू है, सिंपैथी, कंपैशन, है ना, वेलफेयर, ये सब इशू इसमें आ जाते हैं। तो ऑथर का कहना है कि जो दो लॉजिक दिए जाते हैं किसके द्वारा, लिबरल इकोनॉमिक्स के द्वारा, क्या दिए जाते हैं। पहला कि जब तक पैसे का जनरेशन नहीं होगा तब तक हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में, हेल्थ में, एजुकेशन में। तो ये गलत है। चाइना ने भी क्या किया, पहले क्या किया, उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया, उन पर इन्वेस्ट किया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, तब अपनी इकोनॉमी को टेक ऑफ करवाया। चाइना ने 1978 में लिबरलाइजेशन किया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोशल सिक्योरिटी स्कीम पे काफ़ी पैसे उसमें दिए और अपने ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाया। और दूसरा जो तर्क दिया जाता है न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स के द्वारा, क्या दिया जाता है कि इंडस्ट्री सेक्टर तब तक ग्रोथ नहीं करेगा जब तक इसे ग्लोबल परव्यू ना मिले, ग्लोबल एक्सपोजर ना मिले। तो ये भी गलत है एक तरह से। जापान ने, चाइना ने और यूएस, यूके ने, ये सब अपने इंडस्ट्री का जो विकास है वो एक प्रोटेक्टिव वॉल के अंदर ही किया था। सो अंत में वे कहते हैं कि इंडिया को डिस्कवर करना पड़ेगा कि वो किस तरह का एक एप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसे बनाना पड़ेगा जो उसके लिए सही है, ना कि किसी की इकोनॉमिक थ्योरी को फॉलो करने से होगा। क्योंकि जो 1991 में जो लिबरलाइजेशन हुआ और इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी आए थे, क्योंकि 2021 में इसके 20 ईयर्स हो गए थे ना, 2021 में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के 20 ईयर्स हुए थे। तो इस पर काफ़ी आर्टिकल्स भी थे, आप उनको पढ़ सकते हो इंडियन एक्सप्रेस में या द हिंदू में। तो उस पर काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिकल्स थे। तो क्या उनका प्रूफ था, क्या कॉन्स था, उसके क्या फ़ायदे हुए, क्या घाटे हुए। तो अब जो इनकम इनक्वालिटी है वो काफ़ी बढ़ गया, खासकर पेंडेमिक के समय जो वेल्दियर थे वे और वेल्दी हुए और जो पुअर थे और पुअर हुए। तो ये काफ़ी एक नया डिबेट है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन को ये पता नहीं था कि इस तरह का पेंडेमिक आएगा और चीज़ों को और फेरबदल कर जाएगा। तो ये आप इसको लिख सकते हो पॉलिटी के साथ भी जोड़ के कि इसमें सोशल इकोनॉमिक जस्टिस का इशू शामिल है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 का वायलेशन है। और आप वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को साइड कर सकते हो कि टॉप 10% ऑफ इंडियंस जो हैं उनके पास 57% ऑफ नेशनल इनकम है। अभी प्रॉपर्टी वेल्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, इनकम है जितना, यानी कि जितना इनकम जनरेट हुआ उसका 57% केवल टॉप 10% के पास जा रहा है, और बॉटम 50% के पास केवल 13% ऑफ नेशनल इनकम जा रहा है। कब? 2021 में। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। फिर ऑक्सफैम इंडिया का भी रिपोर्ट आया था इसको लेकर। और फिर गांधी जी ने जो कहा था वेल्थ क्रिएशन को लेकर, आप उसको लिख सकते हो। तो इस तरह का क्वेश्चन है तो काफ़ी अच्छा ये एक मिल जाता है। आप इस आर्टिकल को पढ़ भी सकते हो। कहाँ गया ये? हाँ, द मिथ ऑफ ट्रिकल डाउन, ये आप इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। सो उन्होंने सोशल फैब्रिक की भी बात की थी कि पॉलिटिकल डिवीजन जब होता है, जब इनकम इनक्वालिटी बढ़ती है, तो जो सरकारें हैं वे नेशनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर ज़्यादा जोर देने लगती हैं, और इसके चलते पॉलिटिकल डिवीजन होता है रिलीजियस और कास्ट को लेकर, और उस कंट्री का सोशल फैब्रिक क्या होता है, टोर अप होता है, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत ज़रूरी है ताकि सोशल फैब्रिक भी बना रहे। फिर अम्बेडकर की क्या सोच थे सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को लेकर, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस को लेकर, ये भी आप लिख सकते हो। सो जो ये मिथ ऑफ ट्रिकल डाउन है ये फेल हो रहा है सही में। इसको लेकर काफ़ी आर्गूमेंट्स हैं हम लोगों ने दिए। सो थैंक यू। अगले बार फिर से एक नए आर्टिकल्स के साथ आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कंसिडर सब्सक्राइबिंग ऑल्सो। सो थैंक यू।